So we are going to start with human resource management subject today. And our first chapter is human resource management and introduction. It's an introduction chapter. So it's going to be very simple. Anyways, HRM subject is very simple. There are some concepts that you need to understand and then it will be very easy for you. See how many chapters are there? Total 9 chapters are there. So me and Priya madam will divide and take the portion of HRM. So we both are sharing, and these two chapters I will cover for your internal exam. Okay. So for your internal HRM management and introduction chapter will come, and job analysis and job evaluation will come. That means this second chapter. So there are 2 chapters for internals. Is that fine? Yes, Screen is ma'am. visible Yes. clearly? Yes, ma'am. Okay. So let's start with introduction part. Mute, everybody mute, please. Vaishali. Yeah. Okay. See, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करनी होती है उसकी, वो तो ठीक है, बट पहले सबसे आपको पहले ये समझना है व्हाट यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स. लाइक यू हैव अ फाइनेंशियल रिसोर्स. एक कंपनी के लिए सब कुछ जरूरी होता है, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जरूरी होते हैं, है ना. तो वैसे ह्यूमन रिसोर्स भी ज़रूरी होता है. फिनेंशियल रिसोर्स क्या होता है, जैसे आपके पास फंड्स का होना. जब तक आपके पास कैश नहीं होगी तब तक आप ऑफिस नहीं खरीद सकते, एसेट्स नहीं खरीद सकते, प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीद सकते, स्टॉक नहीं खरीद सकते. कुछ भी खरीदने के लिए आपको कैश चाहिए, फंड्स चाहिए, कैपिटल चाहिए. सो दैट इज नोन एज कैपिटल रिसोर्स, मतलब दैट इज नोन एज फंड फिनेंशियल रिसोर्स. ठीक है. एक होता है फिनेंस में, रिसोर्सेस में. एक होता है फिजिकल रिसोर्स, मतलब आपके पास एसेट्स होनी चाहिए. अब आपने कैश तो है पर आपके पास एसेट्स नहीं है, फिजिकल रिसोर्सेज बोलते हैं उसे. जैसे एग्जांपल ले लो, आपके पास फंड्स हैं, ऑफिस है, लेबर भी है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स भी है लेबर, लेकिन आपके पास है ना मशीन्स नहीं है, प्लांट एंड मशीनरीज जो आपकी एसेट्स होनी चाहिए ना, वो आपके पास उतनी नहीं है, या प्लांट एंड मशीनरी है ही नहीं. तो क्या आप फिनिश्ड प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं. क्या आप प्रोडक्ट को बेच पाएंगे टाइम से? नहीं. तो आपको अगर लेबर है, फंड्स हैं, ऑफिस है, एवरीथिंग यू हैव, ऑफिस का ओनर भी है, लेकिन मैनेजर भी है, सुपरवाइजर भी है, एम्प्लॉयज भी हैं, ये कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स. लेकिन आपके पास प्लांट एंड मशीनरीज नहीं है, तो आपके पास फिजिकल रिसोर्सेस नहीं है. तो जैसे आपके पास फिनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स इंपॉर्टेंट होता है ना, उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपका ह्यूमन रिसोर्स. सो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, जैसे कंपनी में जो लोग काम करते हैं, very very important, very important, the people who work for your company and in your company are precious possessions for your organization. Therefore it is known as therefore we need to manage it out. Randomly कुछ नहीं ऐसा होता है. कंपनी की ग्रोथ के लिए कंपनी के एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचना पड़ता है. The one who is working for the company, we have to think for those persons also, right? Therefore it is known as human resource management. मतलब आपको मैनेज करने हैं रिसोर्सेस को, आपको मैनेज करने आना चाहिए. मतलब कितने लोगों की नीड है कंपनी में, कितने लोग वाकई में रिक्रूटेड हैं कंपनी में, ठीक है, और कितने लोगों को कितनी सैलरी पहुंच रही है. क्या जिस जॉब पे आप हो, जो ड्यूटीज आप निभा रहे हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप टेक ओवर करते हो, क्या उसके लिए आपको उतनी सैलरी मिल रही है, नहीं मिल रही है, आप सेटिस्फाइड हो जॉब से कि नहीं हो. सो दीज ऑल थिंग्स आर कंसिडर्ड व्हाइल मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स. मतलब आपको देखना पड़ेगा ना कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपके जो मैनेजर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, तो वो तो सेटिस्फाइड होने चाहिए आपकी कंपनी से. आपकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो, तो they must be satisfied, no, with your company. Only then they will be motivated. Only then they will work hard. Only then they will achieve organizational goals. Otherwise, it will keep them up to their goals only.
उनको लगेगा कि नहीं, बस मेरे को अपनी सैलरी अर्न करनी है और मुझे कंपनी से निकलना है। आप उनको जब तक रिकग्निशन नहीं दोगे, किसी के सामने अप्रिशिएट नहीं करोगे, किसी प्रोजेक्ट पे सक्सेसफुल होने पे उनको रिवॉर्ड या अवार्ड या कोई अप्रिसिएशन नहीं दोगे, या मॉनेटरी टर्म्स में अप्रिसिएशन नहीं दोगे, प्रमोशन नहीं दोगे, इंक्रीमेंट नहीं दोगे, तो फिर वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड कैसे होगा? टू टू गेट देम सेटिस्फाइड, to make them feel satisfied, you need to support them, you need to think about them also. So to think about them is to manage the human resource. ओके मतलब आप उनके बारे में सोच रहे हो, आप उनके वेलफेयर के बारे में सोचते हो एंड उन चीज़ों को उनके हिसाब से कंपनी में मैनेज करते हो. दैट इज व्हाई आवर टॉपिक इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सी ह्यूमन रिसोर्सेस आर मोस्ट प्रेशियस पोजेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब एग्जाम्पल ले लो आप, मोस्ट पोजेशन क्यों, मोस्ट प्रेशियस क्यों है ये लोग? आप समझो आपके पास है ना कंपनी में बहुत फंड्स है, बहुत एक्स्ट्रा फंड्स है. अच्छा तो फंड्स को आपने एसेट्स खरीदने में तो लगा दिया, बहुत सारे प्लांट एंड मशीनरीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री आपकी कंपनीज हैं, आपने बहुत अच्छे से कंपनी को, ऑफिस को वेल फर्निश्ड बना दिया, प्लांट एंड मशीनरीज नहीं है फैक्ट्री में, लेकिन अगर उसको बनाने के लिए पर्सन ही नहीं है, वो लेबर ही नहीं है, जब प्रोडक्ट मशीन है, स्टॉक भी है, खरीदा आपने, कैश भी है आपके पास, फाइनेंस भी है जिससे आपने स्टॉक खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, but if you don't have a person to who has a knowledge to convert raw material from raw material to finished product, वो कन्वर्जन का प्रोसेस जिसको एक्सपर्ट है, जिसको नॉलेज है, वो लेबर है, वो ही आपके पास नहीं है, तो काम कैसे चलेगा? आप बताओ. आपके पास सब है बट लेबरर नहीं है, आपके पास सारे लोग हैं बट एम्प्लॉयज नहीं, अकाउंटेंट्स नहीं है, आपके पास सब है, ऑफिस है, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, और आपके पास मतलब चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम्स भी हैं, सेफ रखने के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम्स भी हैं, ठीक है, लेकिन जो काम करने वाला है उसके ऊपर वो नहीं है. तो क्या खुद ही सॉफ्टवेयर चलेगा? ऑटोमेटिकली चलेगा? सॉफ्टवेयर खुद ही चलते हैं कि चलाने के लिए कोई चाहिए? मैन मेड computers did not make men. So I hope you understand what do I mean out of this statement. ओके तो मैन पावर तो चाहिए ना आपको, ह्यूमन रिसोर्स तो चाहिए आपको, अदरवाइज आपकी कंपनी कैसे चलेगी? सो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. ओके सो ह्यूमन रिसोर्स के लिए यही बोला जाता है कि मोस्ट प्रेशियस पोजेशन है हमारे लिए, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू टेक अटमोस्ट केयर फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑल्सो. सिर्फ आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचना होता, यू हैव टू थिंक अबाउट योर एम्प्लॉयज ऑल्सो, फॉर योर लेबरर्स ऑल्सो. ओके उनका भी ध्यान रखना जरूरी है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. मतलब सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट किसको माना गया? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को. क्योंकि अगर लोग ही आपकी कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे तो काम कौन करेगा? और काम नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी, तो सेल्स कैसे होगी? सेल्स नहीं होगी तो प्रॉफिट्स कैसे होंगे? प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो कंपनी चलेगी कैसे? सो आपको, आपके पास फिनेंस तो है लेकिन उसको बढ़ाने के लिए भी तो लोग चाहिए ना. आई बात समझ में? देखो फिनेंशियल रिसोर्स भी बाद में होता है, उसको भी मैनेज करना बाद में है. और अगर आपका ध्यान है ना तो फिनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स को मैनेज करने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है. तो आप जो मैं आपको ये सब चीजें बता रही हूँ ना, ये इंट्रोडक्शन है, इतना सब कुछ आपको बुक में नहीं मिलेगा. सो यू कैन मेक योर ओन पॉइंट्स. आपको मैं इसलिए बता रही हूँ, लेक्चर इसलिए लिया जाता है कि जो बुक में नहीं है वो आपको समझ में आ जाए. ठीक है, सो बेसिकली यस, वेरी गुड. विदाउट ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस विल नॉट बी एबल टू रन स्मूथली, वी विल नॉट बी एबल टू टेक अप अवर बिजनेस स्मूथली. ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कैश कम भी हो जाएगी ना तो भी चल जाएगा, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स नहीं कम पड़ना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बिजनेस चलेगा कैसे? थोड़ी बहुत कैश कम हो जाएगी तो भी कब बिजनेस तो चल जाएगा ना. कल कैश बढ़ जाएगी, कल प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, आज के लिए थोड़ी सी कैश भी अवेलेबल है, चल जाएगा. We can keep persons on hold for making payments, for receiving payments, वो होल्ड पे रखा जा सकता है.
लेकिन मैं ये तो नहीं बोल सकती ना प्लांट एंड मशीनरी है और कैश है, स्टॉक खरीद लिया, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स होल्ड पे है। तो ह्यूमन रिसोर्स होल्ड पे है तो काम कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। So it's an organization's employees that are very very important uh, for any company, for banks, for insurance companies, for corporate companies, for small companies, okay, for sole प्रोप्राइटर्स के जो कंपनीज होती हैं उनके लिए भी एंटरप्रेन्योर जो होता है वो भी तो एंटरप्रेन्योर है, जो पर्सन है जो चला रहा है, ह्यूमन रिसोर्स है उसके पास भी। कुछ तो एक दो एम्प्लॉयज हैं जो कंपनी को चला रहे हैं, जो छोटे से फर्म को चला रहे हैं, जो छोटी सी कंपनी को चला रहे हैं, या एक छोटा सोल प्रोप्राइटर है जो अपनी बिजनेस को चला रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? खुद तो बिजनेस नहीं चलेगा ना, हम चलाते हैं उसको। ठीक है, सो तब तो एक्सपेंशन होगा ना आपके बिजनेस का, ह्यूमन रिसोर्स होगा तो एक्सपेंशन होगा। सो वेंडल फ्रेंच डिस्क्राइब्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज अ फिलॉसफी। ये फिलॉसफी होती है, फिलॉसफी मतलब आइडिया। ये ये एक आइडिया होती है कैसे मैनेज किया जाए। ये एक पॉलिसी होती है, पॉलिसी मतलब सिस्टम से चलाया जाता है ना पॉलिसी को। जब भी आप पॉलिसी वर्ड पढ़ते हो ना उसमें सिस्टम होता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, तो पॉलिसी ये एक पॉलिसी है, ये एक प्रोसीजर है। इसको एक प्रोसीजर में चलाना पड़ता है। विदाउट प्रोसीजर आप पहले लोगों को कॉल करते हो कि हमारी कंपनी में इंटरव्यू है, उसके इंटरव्यू के बेसिस पे आप लोगों को रिक्रूट करते हो। ये प्रोसीजर है ना, पहले ही थोड़ी रिक्रूट करेंगे फिर इंटरव्यू लेंगे, ऐसे होता है? पहले आपने लोगों को अपॉइंट कर लिया फिर इंटरव्यू लिया जाता है क्या? पहले इंटरव्यू होता है ना, और फिर लोगों रिक्रूटमेंट होती है, फिर उनको पोस्ट दी जाती है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई जाती है। आ रहा है समझ में कि नहीं? आ रहा है मैम। हाँ, तो ये तो पॉलिसी है, ये तो मेरा प्रोसीजर है, ये तो मेरा सिस्टम है। अगर सिस्टम से चीजें नहीं चलेंगी तो सब कियोस हो जाएगा ना। इट विल बी कियोस इन द मार्केट, इट विल बी कियोस इन द कंपनी। सो इट शुड नॉट बी दैट। आपको कंपनी को जब अच्छे से चलाओगे तब तो कंपनी आपको प्रॉफिट कर कमा कर देगी। ठीक है, तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ये जो मैनेजमेंट होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये एक पॉलिसी होती है, ये एक प्रोसीजर होता है जिसको आपको सिस्टम में चलाना है। फिर रिक्रूटमेंट कर लिया आपने, लोगों को जॉब असाइन कर लिया, ड्यूटी समझा ली, अब उनको ट्रेनिंग दे दो। सो ट्रेनिंग कम्स आफ्टर रिक्रूटमेंट नो। पहले ट्रेनिंग थोड़ी ना देंगे, किसी को भी ट्रेनिंग दे दोगे और उसके बाद रिक्रूट करोगे? पहले रिक्रूटमेंट होती है फिर ट्रेनिंग होती है ना। पहले आपने बंदा अपॉइंट कर लिया, उसके बाद अपॉइंट करना, पहले अपॉइंट कर लिया कि ये मेरे लिए बिल्कुल सही बंदा है एमबीए पोस्ट पे बैठने, मैनेजर की पोस्ट पे बैठने के लिए, ये बिल्कुल सही बंदा है। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल सही, आपने रिक्रूट कर लिया। अब आप उनको ट्रेनिंग दोगे कि मेरी कंपनी का सॉफ्टवेयर ये, आपको ऐसे ऐसे काम करना है 9 से 5 बजे तक। अब आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग देने के बाद काम देखा जाता है, 1 साल के बाद प्रमोशन मिलता है ना, कि पहले प्रमोशन मिलता है फिर ट्रेनिंग मिलती है? नहीं समझ रहे पहले हैं? ट्रेनिंग दिया जाता है। हाँ ठीक समझ। है ना, सो इट्स अ पॉलिसी, इट्स अ प्रोसीजर, इट्स अ सिस्टम दैट यू हैव टू गो थ्रू, एंड इट्स अ प्रैक्टिस मतलब कंटिन्यूटी। आपने एक बार मैनेज किया फिर दूसरी बार नहीं करेंगे और केओस क्रिएट हो गया और छोड़ देंगे तो चल जाएगा? नहीं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मैंने यू हैव टू कीप इट डूइंग in the future, in the present, you have to keep doing it। ठीक है, पर ये किसकी पॉलिसी, किससे रिलेटेड पॉलिसीज बनानी है, किससे रिलेटेड प्रोसीजर्स बनते हैं? फिलॉसफी मतलब किससे रिलेटेड आइडियाज होती हैं ये, टू मैनेज पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये लोगों को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस बनाए जाते हैं। So that is known as human resource management. Am I clear with the concept and the definition which is given by Wendell French? यस मैम। Yeah. Yes, ma'am. अच्छा, अभी आगे ना एक और उन्होंने डेफिनेशन दिया है माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग का। माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग का दिया हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए स्ट्रैटेजिक, मतलब स्ट्रैटेजिक, वापस वही बात आ गई कि आंखें बंद करके रैंडमली कुछ भी नहीं कर सकते हम, प्लान करके, प्लानिंग करके मतलब स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग करके, एंड कोहिरेंट अप्रोच यूज करना है जो सबके लिए बेनिफिट हो। कोहिरेंट,
उसको बोलते हैं कोहेरेंट। मीन्स इट शुड बी एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, इट शुड बी बेनिफिशियल टू एवरीवन। मतलब किसी एक डिपार्टमेंट के लिए वो बेनिफिट है, दूसरे के लिए नहीं। किसी एक डिपार्टमेंट के लोगों के लिए बेनिफिट है, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के लिए नहीं। सो इट शुड नॉट बी दैट। कोहेरेंट, को मीन साथ साथ चलना, बोलते हैं ना को एजुकेशन। लड़के लड़कियां साथ में अभी पढ़ते हैं, क्लास में साथ में बैठते हैं, सो दैट इज नोन एज को एजुकेशन। सो कोहेरेंट मतलब साथ साथ, सबके लिए बेनिफिट हो, एम्प्लॉयज के लिए भी बेनिफिट होना चाहिए, कंपनी के लिए भी बेनिफिट होना चाहिए। सो इट्स कोहेरेंट। ठीक है, स्ट्रैटेजिक एंड कोहेरेंट अप्रोच है ये मैनेजमेंट का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेज करना है तो स्ट्रैटेजिकली मैनेज करना पड़ता है, प्लानिंग करके, एंड कोहेरेंटली करना पड़ता है। कोहेरेंटली मतलब इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज मोस्ट वैल्यूड एसेट। people of your company are most valued asset, most valued। उनके बिना कंपनी नहीं चलती है। तो मोस्ट वैल्यूड एसेट क्या है? पीपल वर्किंग देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। चाहे चाहे वो एक अकेला एम्प्लॉय काम कर रहा है, चाहे वो पूरे टीम के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, पर वो इम्पोर्टेंट है। चाहे वो इंडिविजुअली काम क्यों नहीं कर रहा है, वो इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट्स ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। इट्स ऑब्जेक्टिव्स मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए चाहे वो इंडिविजुअली काम कर रहा है या कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है कंपनी के बेटरमेंट के लिए, अचीवमेंट्स के लिए, चलेगा। इंडिविजुअली कर रहा है तो भी चलेगा। ठीक है, एज अ टीचर मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ इंडिविजुअली, सो आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कॉलेज, टू द स्टूडेंट्स। अगर हम लोग एक डिपार्टमेंटल एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, सो हम लोग एक साथ मिलके कर रहे हैं, कलेक्टिवली, सारे टीचर्स सारे स्टूडेंट्स मिलके साथ कर रहे हैं ना, सो दैट इज कलेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन। So I hope you understand the meaning of human resource management. Is it clear now, everyone? Yes. Ma'am. Yeah, Yes, I'm ma'am. looking at the chat box also simultaneously. So it's actually gives me satisfaction that you guys are understanding. So thank you for responding. चलो अभी देखते हैं आगे। ये तो हुआ आपका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैंने बता दी। आप लेक्चर सुनते रहेंगे ना, रिकॉर्डिंग सुनते रहिए, तो आप पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो वही इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं। अच्छा, अभी इसके ना 4 लेवल्स होते हैं, ये देखो। इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज वाइटल फॉर इट्स इम्पैक्ट इट्स फेल्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल लेवल टू द नेशनल लेवल। मतलब इंडिविजुअल लेवल से ये स्टार्ट होता है, बट इवेंचुअली इट एंड्स टू नेशनल लेवल। ठीक है ना, धीरे धीरे वो ग्रुप में इन्वॉल्व होने लगते हैं। जो लोग कंपनी में आते हैं, पहले तो शुरुआत में वो अकेले काम करते हैं, फिर वो धीरे धीरे ग्रुप में काम करते हैं, फिर टीम बन जाती है। सो सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एट 4 लेवल्स। अब इसके ह्यूमन रिसोर्स की जो सिग्निफिकेंस है ना, जो इम्पोर्टेंस है, जिसकी वजह से ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सक्सेसफुल होता है, इसको 4 लेवल्स में डिवाइड किया गया है सिग्निफिकेंस को। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल सिग्निफिकेंस, मतलब आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखते हो, उसमें पूरे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना होता है ना। तो देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन अटेन इट्स गोल्स। मतलब अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने गोल्स अटेन करने हैं, कुछ पाने हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि वही तो बताएगा ह्यूमन रिसोर्स कितना चाहिए, कितने लोग चाहिए, कितना रिक्रूटमेंट होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है, पढ़ते जाओ। सिलेक्शन कौन से लोगों की करूं, कितने टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं जिनकी मुझे सिलेक्शन करनी है, किनको मुझे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी है, कौन से लोगों को ट्रेनिंग की एक्चुअली नीड है, कितने लोगों को नहीं है। देखो, वेस्ट भी तो नहीं करना है ना मुझे, अपना अपना फंड्स वेस्ट भी तो नहीं करने। कैश लगती है, हर चीज में खर्चा लगता है। ट्रेनिंग देने के लिए भी लोगों को खर्चा लगता है उसमें, कंपनी को। कैसे मैम, ट्रेनिंग में क्या खर्चा लगता है? हाँ, एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है ना, बाहर से किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है। वो लाखों चार्ज करते हैं कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए ट्रेनिंग के लिए, अगर मैं लोगों को ट्रेनिंग दूं तो आप एक्सपर्ट्स को बुला रहे हो इतने सारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के लिए, तो देखना तो पड़ेगा ना कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। 100 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे तो 2 बैचेस में ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। 2 बैचेस की ट्रेनिंग के लिए एक्सपर्ट आपसे ज्यादा पेमेंट चार्ज करेगा।
सो ये वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियल रिसोर्स भी वेस्ट नहीं करना है आपको, आपको बचा के चलना है, ठीक है। सो यू नीड टू प्लान, यू नीड टू रिक्रूट, सिलेक्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सोच समझ के करनी है, और अप्रेजल भी देख कर करना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। जरूरी नहीं है हर किसी एम्प्लॉय को आप मतलब डिमोटिवेट ही करो कि ठीक से काम नहीं किया, ये आपने गड़बड़ कर दी, ये प्रोजेक्ट में ये सक्सेसफुल नहीं गया प्रोजेक्ट, नहीं। लेकिन अगर जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उनको अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है, उनको बोनसेस देना ज़रूरी है, मॉनिटरी टर्म्स में अप्रिसिएशन देना चाहिए, या रिवॉर्ड एंड अवार्ड नॉन मॉनिटरी टर्म्स में उनको अप्रिसिएशन दे दो, किसी तरीके से तो उनको अप्रेज करो। सो दैट ऑल्सो नीड्स अ प्लानिंग, नो। आप किसी को किसी के लिए फंक्शन थ्रो कर रहे हो तो उसके लिए भी प्लानिंग लगती है कि नहीं लगती, छोटे बर्थडे इवेंट के लिए। तो कंपनी अगर किसी को अप्रेजल करी, परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगी, तो उसके लिए प्लानिंग लगेगी नहीं लगेगी, किसको किसको मुझे रिवॉर्ड अवार्ड देना है, किसके लिए फंक्शन थ्रो करना है, समझ आ रहा है। तो ये सब ये आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल सिग्निफिकेंस में। नेक्स्ट होता है आपका प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस। अब प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है पर्सनल। ये मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रही हूँ अभी, अभी मैं बात कर रही हूँ मेरा पर्सनल। अब मैं एज अ टीचर हूँ, सो आई नीड अ पर्सनल ग्रोथ। अब मैंने एक एग्जाम पास कर लिया, दूसरा एग्जाम पास कर लिया, तीसरा एग्जाम पास कर लिया, मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है, और मैं सब्जेक्ट्स भी पहले जो नहीं ले पाती थी अब मैं ले पाती हूँ। सो काइंड ऑफ एग्जाम्पल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या मेरी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। आज मुझे 10 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस को 9 ईयर्स पूरे हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या मैं फर्स्ट ईयर में जैसे थी वैसे ही मैं आज भी पढ़ाती हूँ? बिल्कुल नहीं, उससे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। जो सब्जेक्ट्स मैं नहीं ले पाती थी आज मैं वो भी ले पा रही हूँ। सो डेवलपमेंट हुई ना, दिस इज नोन एज पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉय पहले जब बिगिनिंग में आता है ना बहुत शाई होता है, और बहुत कम चीज़ें उसको पता होती हैं कंपनी में। एंड जैसे जैसे आप कंपनी के साथ 4-5 साल 8 साल 10 साल काम करते हो ना, यू कम टू नो अबाउट द कंपनी, यू इट बिकम्स योर ओन फैमिली। सो कंपनी बिकम्स योर ओन फैमिली। तो आपकी फैमिली में आपको खुद को लगता है कि मेरी फैमिली, आई नीड टू डू समथिंग फॉर इट, और आप उसके लिए अपने आप को डेवलप करते हो। फिर आप कंपनी के लिए चाहते हो मैं अपनी डिग्रीज बढ़ाऊं, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाऊं, पहले मैं सिर्फ ग्रेजुएट थी, अंडर ग्रेजुएट थी, अब मुझे मास्टरी करनी है। तो आप कंपनी में डेवलपमेंट करने के लिए अपनी डेवलपमेंट करते हो। समझ आ रहा है ना सबको? सो इट्स योर ओन डेवलपमेंट। प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस मतलब अपनी खुद की डेवलपमेंट। सो वो भी तो एक मैनेज करना है ना। आप लोगों को मोटिवेट करते हो कंपनी में कि आप अपनी प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस को भी इम्पोर्टेंस दीजिए, आप अपने डेवलपमेंट को भी इम्पोर्टेंट दीजिए, क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल सिग्निफिकेंस। अब सोसाइटी, सोशल मतलब सोसाइटी। अब ऑर्गेनाइजेशन का सिग्निफिकेंस हो गया, प्रोफेशनल मतलब मेरा खुद का पर्सनल एम्प्लॉय का खुद का डेवलपमेंट हो गया। अब सोशल सिग्निफिकेंस, सोशल मतलब सोसाइटी। अब मुझे सोसाइटी को डेवलप करना है, सोसाइटी के लिए सोचना है। सोसाइटी में ऐसे कितने लोग हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको हमको फ्री एजुकेशन दिलवानी है, कुछ तो स्कॉलरशिप दिलवानी है। तो कंपनीज ट्राई करती हैं कि हम CSR एक्टिविटीज करें। CSR एक्टिविटी मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। CSR एक्टिविटीज में ना कंपनी फ्री में कुछ ना कुछ लोगों को देती है, मतलब डोनेट करती है या कुछ ऐसा देती है जो उनकी एक्टिविटीज में दिखे कि हमने सोसाइटी को डेवलप किया। या जैसे ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी में हिस्सा ले लेना, स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा ले लेना, कंपनी करती है ऐसा कि मैंने भी इसमें हिस्सा ले लिया और मेरे एम्प्लॉयज भी गवर्नमेंट की स्कीम में हाथ बटा रहे हैं। या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट का, उसमें कंपनी ने बोला मैं कुछ एक्सपर्ट्स भेजूंगी फ्री में, और वो लोग लोगों को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। बात समझ में आ रही है शिवानी? गुडविल तो बाद में बढ़ेगा ना, उनका मोटो गुडविल नहीं होता है, ये तो गुडविल खुद ही बन जाता है कंपनी का, ठीक है, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए अच्छा बेनिफिशियल करने के लिए काम कर रहे हैं। वो तो उनका वो जो बोलते हैं ना सेकेंड हैंड, वो खुद ही पीछे पीछे चलता आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ये पीछे चलता आएगा गुडविल। लेकिन उनका मेन मोटो क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक और लेवल है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जिस दैट इज सोशल सिग्निफिकेंस, मतलब सोसाइटी। पहले ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्रोफेशनल मतलब मेरा खुद का एम्प्लॉयज का, फिर सोशल मतलब सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचना, वेस्टेज कम करना और लोगों को जानकारी देना कि ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं ऐसे यूज करना चाहिए, इसमें केमिकल्स हैं, ये ये ड्रग्स वाला प्रोडक्ट है, ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट है। तो फ्री में अवेयरनेस क्रिएट करना, मतलब लोगों के हित के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ठीक है, और लास्ट आता है आपका नेशनल सिग्निफिकेंस। नेशनल का मतलब होता है पूरी कंट्री के लिए, अब सिर्फ सोसाइटी नहीं, अब थोड़ा और बड़े हो जाओ और थोड़ा एनलार्ज हो जाओ। अब आपका आपका ट्रू वेल्थ तो नेशन है ना। अगर अगर कंट्री नहीं रहेगी तो पूरी स्टेट कैसे रहेगा, फिर सिटी कैसे रहेगी, फिर टाउन कैसे रहेगा, फिर हम कैसे रहेंगे, फिर हमारा घर कैसे रहेगा, है ना। सो हमारा ट्रू वेल्थ तो हमारा नेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज है। सो ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स को जो मैनेज करना होता है वो नेशनल लेवल पे आप डेवलप करते हो। नेशनल लेवल मतलब कंट्री वाइड, कंट्री में उसके उनके स्किल्स को डेवलप करना, एटीट्यूड्स को डेवलप करना, वैल्यूज को डेवलप करना, किसके, ह्यूमन रिसोर्सेज के, कंट्री लेवल पे। आया समझ में? मैम इसका एग्जांपल दे सकते हो मैम, कैसे एग्जांपल नेशनल। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको नेशनल लेवल का। आपके पास कुछ एक्सपर्ट नॉलेज पर्सन हैं, आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ना बहुत एक यूनिक सॉफ्टवेयर बनाने आते हैं। तो क्यों ना हम उनको ऐसा चांस दें कि बाहर किसी कंपनी में, हमारी बाहर भी कंपनीज है आउट ऑफ इंडिया से बाहर, अगर हमने उनको बाहर भी भेजा तो इंडिया में फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे ना, इंडिया का नाम बढ़ेगा कि ये इंडिया का एक्सपर्ट है। मतलब अभी जैसे वो चंद्रयान, आपको आपने देखा होगा वो चंद्रयान जो था ना अपना इंडिया का, वो चांद पे जाने का, यस मैम। देखो, है ना। तो वो भी तो एक नेशनल लेवल का ही है ना। हमने अपने एम्प्लॉयज को उसमें पार्टिसिपेट करने दिया कि जो साइंटिस्ट हैं, जिस जिस कंपनी के जो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। सो वो नेशनल सिग्निफिकेंस था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो नेशनल सिग्निफिकेंस था। मतलब किसी बड़े प्रोजेक्ट में आप अपने एम्प्लॉयज को चांस देते हो, उनको ट्रेनिंग देते हो, उनके एक्सपर्ट्स, उनके उनके एक्सपर्टाइज, उनके स्किल्स को बढ़ाते हो। आप उनको ट्रेन करते हो कि ये स्किल्स चाहिए, ऐसा ऐसा नॉलेज चाहिए, ऐसी क्वालिटी चाहिए, ऐसा एटीट्यूड चाहिए। तो आप उनको ट्रेनिंग देते हो नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स में अपीयर करने के लिए, या बाहर आपने उनको भेज दिया तो बाहर से वो ऑन करके आपको इंडिया में फॉरेन रिजर्व्स लेकर आते हैं वो। सो दैट काइंड ऑफ, वो होता है आपका नेशनल सिग्निफिकेंस। इज इट क्लियर नाउ एवरीबॉडी, इज इट क्लियर? यस मैम, Yes, जैसे ma'am. क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स हम Yes, नेशनल लेवल पे ma'am. खेलते हैं कंट्रीज के लिए। हाँ हाँ, लेकिन वो तो अभी बच्चे खेलते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज को आप भेज रहे हो, देखो बेचते हैं कंपनी के एम्प्लॉयज भी, पता है आपको, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को भी बेचती है। आपको पता होगा, यस। जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स जाते हैं ना, वैसे कंपनी के एम्प्लॉयज भी आते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये भी एक पार्ट होता है, ये मतलब नेशनल लेवल पे जीतने का, या फिर आप मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब इसका मीनिंग है कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, कंपनी को। तो कंपनी अपना जो जो अपना ह्यूमन रिसोर्स है ना, उनको मोटिवेट करती है, उनके स्किल्स बढ़ाती है कि आप जाके नेशन को रिप्रेजेंट करो। समझ में आ रहा है, आप जाके हमारे इंडिया के लिए खेलो। सो समथिंग लाइक दैट। हाँ यस, मैम अ वेरी समझा। गुड एग्जाम्पल। ओके, ठीक है, समझ आया, इतना सबको क्लियर है, कुछ और डाउट है? नो मैम। अच्छा, अभी हम ऑब्जेक्टिव्स करेंगे बट एक छोटे से ब्रेक के बाद, और उसके बाद स्कोप है, स्कोप भी करने वाले हैं। ये तो पॉइंट्स है, सिर्फ मैं रीड आउट कर लूँगी, आप समझ जाओगे। और उसके बाद फंक्शंस हैं। सो लेट अस सी हाउ फार वी रीच। फंक्शंस के बाद है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट को डिवाइड किया गया यहाँ पे दो पार्ट्स में, और उसके बाद उसके यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है डिपार्टमेंट्स के बारे में। ठीक है, उसके फिर नीचे जो प्रेसिडेंट और डायरेक्टर्स होते हैं उसके बारे में बताया। तो ये रीड करने के लिए आपको पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के बारे में एक बार थोड़ा जान लेंगे, और फिर है हमारे ऑब्जेक्टिव्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ, मतलब ये बेसिकली बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके,
फिर हम कैसे प्रिपेयर करते हैं अपनी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज को, प्रैक्टिसेस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये वो है। और देन इट्स ओवर। स्ट्रैटेजिकली कैसे प्लान करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को, लिंक कैसे करते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स को अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ। ठीक है, सो तो क्या करें अभी, मतलब ब्रेक चाहिए ना आपको? हाँ इतना सारा है, इतना सारा हाँ है ब्रेक अब। चाहिए। हाँ ठीक है, कोई नहीं, ब्रेक ले लेते हैं। 5 मिनट्स ब्रेक ले लीजिए, फिर मिलते हैं। एनीवेज वी आर लेफ्ट विद 2 मिनट्स इन द मीटिंग, सो आई थिंक लेट मी वाइंड इट अप, आई मीन एंड द मीटिंग, और फिर हम 5 मिनट्स में फिर से मिलते हैं। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, सो वी विल मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। ठीक है, आई एम एंडिंग द मीटिंग। ओके मैम, बाय मैम। हाँ जी।